डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन क्या होता है? आज की डेट में आप देखते हैं कि जो भी शेयर ट्रेडिंग होती है, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। आपने सुना होगा, आपके पास क्या होना चाहिए? एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, और आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। डीमैट टर्म जो आया है वो कहां से आया है? डीमेटलाइजेशन से आया है, राइट। तो अब इसको हम समझने जा रहे हैं कि होता क्या है, क्या चीज है। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको डायरेक्ट इसके बारे में लॉ पढ़ाया जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी लॉ का एक पेपर होगा उसमें डीमेटलाइजेशन के रिगार्डिंग डिपॉजिटरी एक्ट आपके कोर्स में आएगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो शेयर मार्केट है वो कैसे वर्क करती है। तो इसमें आने के पहले सबसे पहले हम पुराने टाइम की चीज डिस्कस करते हैं कि पुराने टाइम पे क्या होता था। देखो डियर, अभी हम पहले पुराने टाइम की बात देख रहे हैं जब डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था। सपोज रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी ने मार्केट में 5 लाख शेयर्स क्या किए हैं? इशू किए। 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, ठीक है। अब इसमें से मिस्टर ए ने 5000 शेयर्स जो हैं खुद खरीदे हैं। मिस्टर ए ने 5000 शेयर्स जो हैं वो खुद खरीदे हैं। अब मिस्टर ए के पास इस बात के प्रूफ के लिए कि उनके पास ये 5000 शेयर हैं, क्या हुआ करता था? शेयर सर्टिफिकेट। पहले जमाने में क्या हुआ करता था? शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था 5000 शेयर्स का, जो कि इस बात का प्रूफ था कि मिस्टर ए के पास जो है वो 5000 शेयर्स जो हैं वो रिलायंस कंपनी के हैं। इस बात का प्रूफ होता था, राइट डियर। आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मिस्टर ए ने ये जो 5000 शेयर्स हैं ये सेल किए मिस्टर बी को। अच्छा, पहले मैं बता दूं, जब 5000 शेयर्स रिलायंस कंपनी मिस्टर ए को बेचेगी तो इनके पास एक रजिस्टर होगा, जिसमें जिस पर्सन ने जितने शेयर्स लिए हैं उन पर्सन का क्या होगा? नाम होगा। जैसे मिस्टर ए का नाम पे चढ़ा होगा कितने शेयर? 5000 शेयर्स जो हैं चढ़े होंगे। अब मिस्टर ए ने सारे शेयर्स किसके नाम पे सेल कर दिए? मिस्टर बी के नाम पे सेल कर दिए। सेल करे मिस्टर बी को। अब डियर, इस सेल के लिए क्या होता था? पुराने जमाने में इस सेल के लिए क्या बनती थी? सेल डीड बनती थी। सेल डीड बनती थी, उस पर स्टैंप लगता था, ठीक है। और स्टैंप लगने के बाद मिस्टर ए जो है रिलायंस कंपनी को अपना शेयर सर्टिफिकेट प्लस डीड जो है भेजते थे, यानी अपना शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करेंगे। कंपनी उस शेयर सर्टिफिकेट और डीड को देकर मिस्टर ए का नाम कट करेगी अपने रजिस्टर पे और किसका नाम चढ़ा लेगी? मिस्टर बी के नाम पे 5000 शेयर्स चढ़ा लेगी। अब एक बात बताओ आप सोच के, ये जो पुराने टाइम का प्रोसेस है, ये जो पुराने टाइम का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता होगा? इस प्रोसेस में आप कह सकते हो कि 1 वीक लग जाता होगा। और आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में ये होता है कि आप अभी शेयर खरीद रहे हो, 9:30 बजे मार्केट खुली, 10 बजे आपने शेयर खरीदा, मे बी आपने 12:30 बजे बेच भी दिया, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आज ही खरीद रहे हो और आज ही बेच रहे हो। तो क्या इस टाइप की जो पुरानी चीज थी आज के एनवायरमेंट में पॉसिबल है? आपका आंसर होगा नहीं, आज के एनवायरमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल शेयर मार्केट था किसी जमाने में वर्क करता था जब हमारे पास डीमैट की फैसिलिटी नहीं थी।
अब डीमैट की फैसिलिटी कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो आज के टाइम पे कैसे जो डीमैट अकाउंट की शेयर ट्रेडिंग है वो आज के टाइम पे कैसे वर्क करती है। आज के टाइम पे जो रिलायंस कंपनी है, प्लीज ध्यान से सुनना, बातें मत करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रिलायंस कंपनी जो है वो 5 लाख शेयर्स जो है वो डिपॉजिटरी के पास रखवा देती है। किसके पास रखवा देती है? डिपॉजिटरी के पास, राइट। हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं। एक डिपॉजिटरी का नाम है CDSL और NSDL। NSDL और CDSL 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL, ठीक है, एंड CDSL। CDSL का फुल फॉर्म DL लिख लो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL का फिर से फुल फॉर्म बोल रही हूं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL जो है वो आपका BSE स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है और NSDL जो है वो NSE, ये 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इनके बारे में आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, अभी बस मैं इतना बता रही हूँ कि BSE और NSE से रिलेटेड 2 ही डिपॉजिटरी है जो इंडिया में काम करती हैं। तो रिलायंस कंपनी ने अपने 5 लाख शेयर्स किसके नाम पे चढ़ा दिए? डिपॉजिटरी के नाम पे चढ़ा दिए। डिपॉजिटरी एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंडर में बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड है। DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP1 हो गया, DP2 हो गया, DP3 हो गया, DP4 हो गया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनको बोलते हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं जो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देने का मतलब आप जाकर आज की डेट में आपने नाम सुना होगा इंडिया बुल्स, एक ग्रीन कलर का बेस होता है, व्हाइट कलर से फॉन्ट जो है उस पर लिखा रहता है इंडिया बुल्स। या आप देखते हो आप किसी भी बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हो? डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करने का मतलब जहां पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो यानी कि वो क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और उन्होंने अपने आप को इन 2 में से किसी एक डिपॉजिटरी के अंडर में रजिस्टर्ड करवा रखा है, राइट हियर। तो इंडिया बुल्स सपोज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, या आप कह सकते हो आपका बैंक, आज की डेट में बैंक भी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसे बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन यूनिट्स को बोलते हैं जो यूनिट्स आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे रही हैं, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, राइट हियर। तो यहाँ पे सपोज इंडिया बुल्स है, अब आपको मिस्टर ए को अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो उनको जाकर इंडिया बुल्स या किसी और कहीं पे अपना क्या खुलवाना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट के साथ क्या होगा? लिंक्ड होगा, राइट। तो अब ये सोचो कि डीमैट अकाउंट आपने खुलवाया, आपका अकाउंट एक डीपी के पास है, हर एक डीपी का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिपॉजिटरी के सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो जो मैंने आपको अभी पुराना प्रोसेस बताया था कि स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ट्रांसफर डीड, एक सेल डीड बनानी पड़ती है, इन सब की आज की डेट में जरूरत नहीं है। आप रिलायंस के शेयर खरीदोगे तो आपके अकाउंट में अगर डेबिट और क्रेडिट है, रिलायंस के शेयर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। आप बेचोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस ढंग से डीमैट अकाउंट जो है वो आपका डील करता है, राइट डियर, क्लियर है। तो इसका मतलब आज की डेट में मिस्टर ए के पास क्या प्रूफ है कि उनके पास रिलायंस कंपनी के शेयर है? मिस्टर ए के पास ये प्रूफ है कि उनके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं कि उनका जो डीमैट अकाउंट है, ध्यान से सुनना, जो उनका डीमैट अकाउंट है उसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दिखेगा ना
कि उन्होंने किस किस कंपनी के कितने शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके अकाउंट में कितने शेयर्स पड़े हैं, वही उनके पास प्रूफ है कि उनके पास इस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो है। तो आज की डेट में इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, आज ही खरीदा और आज ही आपने क्या किया, बेच दिया। क्यों पॉसिबल है, डीमैट अकाउंट के जरिए। यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी इशू नहीं होता है, आपका जितना सब कुछ है वो कंप्यूटराइज है, आपके सॉफ्ट कॉपी में ही डील हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डील हो रहा है। पूरा शेयर मार्केट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डील करता है। तो आज की डेट में अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है तो ये कंपलसरी है कि आपके पास क्या हो, डीमैट अकाउंट हो, अदरवाइज आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब सपोज किसी भी बैंक के साथ आपने कोटक के साथ सपोज डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो कोटक वाले आपको डीमैट अकाउंट खोलते ही आपका जो डीमैट अकाउंट है आपके एक सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक कर देंगे। आप शेयर खरीदोगे, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा क्या है चला जाएगा, आप शेयर बेचोगे, आपके सेविंग अकाउंट पे पैसे क्या है आ जाएंगे। इस ढंग से डील होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है डियर कि पहली चीज ये कि इस तरीके से आपका डिपॉजिटरी जो है वो डील कर रहा है। अब अगर सपोज एक केस बनाते हैं, आपके बीएसटी में भी था ये केस, 12th क्लास में बीएसटी में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर होता था वहां पे भी था कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट है, सपोज आपके दादाजी आपको शेयर सर्टिफिकेट दे गए थे और आज की डेट में आपको सर्टिफिकेट क्या करना है, उस शेयर्स को बेचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने जो शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट प्लस एक डीमैट फॉर्म आएगा, डीमैट फॉर्म, उसको आपको सरेंडर करना होगा अपने डीपी को, जो भी आपका डीपी है। डीपी आपको समझ में आ गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट जो भी आपका डीमैट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी दे रहा है, वहां डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपना शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट फॉर्म जो आप भरोगे उसको आपको देना होगा। और उसके बाद ये जो शेयर सर्टिफिकेट है आपके डीमैट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप इन शेयर्स को बेच सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। देखिएगा नोट्स में लिखा हुआ है डीमैटेरियलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन, राइट। और एक और नाम लिखा होगा रीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन। अब एक बात बताओ, डीमेटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट को किस में कन्वर्ट करवाया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट को आपने किस में कन्वर्ट करवाया, शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करवाया इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आपके डीमैट अकाउंट में जाकर वो चीज क्या है, क्रेडिट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। तो रीमेटलाइजेशन इसका उल्टा होता है, यानी कि आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स थे, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट करवाया, इनटू शेयर सर्टिफिकेट में। अब इसकी क्या जरूरत पड़ती है, अब तुम सोचो डियर कि डीमैट के ना चार्जेस लगते हैं, डीमैट अकाउंट के क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। अब तुम सोचो तुमने शेयर्स खरीद लिए, सपोज एक कंपनी थी उसके 10,000 शेयर्स खरीद लिए। अब तुम्हारा मन है कि तुम उसको 5 साल तक रखोगे, उसके बाद ही बेचोगे, लॉन्ग टर्म के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब रोज में तुम ट्रेडिंग करते नहीं हो शेयर की, तो तुम क्या डीमैट के 5 साल के चार्जेस फालतू में कंपनी को दोगे, डीमैट पार्टिसिपेंट को दोगे? नहीं। तुम शेयर खरीदने के बाद, अब शेयर तभी खरीद सकते हो जब डीमैट अकाउंट हो, तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, शेयर खरीदे, 10,000 शेयर खरीदे, उनको 5 साल तुम्हें रखना है, तुमने डीमैट अकाउंट क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया। यानी कि अब तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स को किस में कन्वर्ट करवा लोगे, शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा लोगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रीमेटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रीमेटलाइजेशन। तो आपके कोर्स में बस इतना ही है कि डीमेटलाइजेशन क्या होता है और रीमेटलाइजेशन क्या होता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है
कि रीमेटलाइजेशन क्या होता है एंड डीमेटलाइजेशन आपका क्या होता है। इसको आपको ध्यान से यहाँ पर क्या है पढ़ना है, राइट डियर। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार डियर मैंने कहा है कि कुछ टॉपिक्स मेरी बुक में दिए हुए हैं जो आपको आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे। तो मॉड्यूल में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो टॉपिक्स हट गए हैं। डीमेटलाइजेशन का टॉपिक भी आपका हट गया है, लेकिन आपका जो सीएस का डेटाबेस है उसमें ये जरूर पड़ा होगा। और यहाँ से 4 चीजों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। एक तो रीमेटलाइजेशन क्या होता है, डीमेटलाइजेशन क्या होता है, एनएसडीएल क्या है, ठीक है, सीडीएसएल क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, ठीक है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म आ सकता है, सीडीएसएल का फुल फॉर्म आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पुराने सिलेबस में थे और मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाया है, और आप इनको जो है छोड़ नहीं सकते हो, राइट। इनको भी आपको क्या है कवर करके चलना है। तो ये आपका डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस था। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे 2 एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपके अभी मॉड्यूल से हट चुके हैं, उन चैप्टर्स को भी मैं कवर करवाऊंगी, राइट डियर। थैंक यू। आई होप कि आपको डीमेटलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिनको कोई भी दिक्कत आती है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और प्लीज इसको जरूर से पढ़ के रख लेना। थैंक यू।